शाम का वक्त था और श्रीरंगपट्टनम किले के अंदर एक छोटी सी जेल के एक छोटे से कमरे में कैद मासूम टीपू सुल्तान और उनके छोटे भाई अब्दुल करीम सहमी हुई निगाहों से इंतज़ार कर रहे थे कि उनके वालिद हैदर अली आएंगे और उनको बचा लेंगे। इसी बीच दोनों बच्चों ने उस जेल के कमरे के बाहर कुछ हलचल सुनी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ बाहर कोई लड़ाई हो रही है और अचानक सब खामोश हो गया। अब्दुल करीम अपने बड़े भाई टीपू सुल्तान का हाथ पकड़े हुए थे और दोनों बच्चों ने सहमी हुई निगाहों से उस जेल की खिड़की के करीब पहुंचकर देखने की कोशिश की कि तभी वहां पर खिड़की के पास एक नकाबपोश इंसान आए और उन बच्चों को कहने लगे, पीछे हटो बच्चों, मैं ये खिड़की तोड़ने वाला हूँ। इस आवाज़ को सुनते ही सुल्तान ने कहा, गाजी बाबा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में दास्तान हैदर अली के एपिसोड 7 में आप सबको तहे दिल से खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने पिछली वीडियो में जाना था कि खांडे राव ने हैदर अली के घर पे हमला किया और हैदर अली के बच्चों को गिरफ़्तार करने के बाद हैदर अली साहब बेहद जलाल में आ गए और फ़ौरन उन्होंने सभी दोस्तों और अपने चाहने वालों को बेंगलोर फोर्ट के पास इकट्ठा होने का हुक्म सुनाए थे। दोस्तों, जब हैदर अली साहब का पैगाम सैयद मखदूम साहब को मिला जो उस वक्त पांडिचेरी में थे, तो आप फ़ौरन अपनी फ़ौज और असलाह बारूद के साथ वापस बेंगलोर की तरफ रवाना हो गए। दोस्तों, पांडिचेरी से बेंगलोर का सफ़र उन दिनों में फ़ौज के साथ लगभग 10 दिनों में तय किया जाता था और सैयद मखदूम साहब पहले कृष्णगिरी किले के पास पहुंचे थे और कृष्णगिरी के फ़ौजदार असद खान साहब से असलाह और बारूद वगैरह सब लेकर मखदूम साहब आनेकल की तरफ से बेंगलोर पहुंचना चाहते थे। दोस्तों, जब मखदूम साहब और उनकी फ़ौज का वापस इस तरह से बेंगलोर आने की खबर खांडे राव और मराठा फ़ौजों को लगी तो वो लोग सब तिलमिला उठे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि हैदर अली के शेर एक एक कर इस तरह जमा हो रहे हैं तो उनकी खैर नहीं है। इसीलिए इससे पहले कि सैयद मखदूम साहब अपनी फ़ौज के साथ आनेकल किले के करीब पहुँचते, खांडे राव की फ़ौजों ने उनके ऊपर हमले शुरू कर दिए। दोस्तों, खांडे राव की फ़ौजों ने मखदूम साहब के ऊपर ऐसे भयानक हमले किए थे कि कुछ देर तक ऐसा लग रहा था कि मखदूम साहब की पूरी फ़ौज बिखर जाएगी। मगर जैसे ही मराठा फ़ौजों ने दोबारा हमला करने के लिए कोशिश की, तब मखदूम साहब के जांबाज इकट्ठा हो गए और जवाबी कार्रवाई में उन लोगों ने ऐसे हमले किए कि वहाँ पर खांडे राव और मराठा फ़ौजें मैदान जंग से भाग खड़ी हुई। दोस्तों, मखदूम साहब जानते थे कि दुश्मन दोबारा इकट्ठा होकर दोबारा एक भयानक हमला करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए मखदूम साहब ने बेंगलोर में हैदर अली साहब को एक ख़त भिजवाए और सारा हाल उनको सुनाए। मखदूम साहब के ख़त को पढ़ने के बाद हैदर अली साहब ने नंजराज को एक ख़त लिखे और उनको पूरा माजरा बताया कि किस तरह से खांडे राव ने उन्हें धोखा दिया था और उनके साथ क्या क्या हुआ था। दोस्तों, साथ ही साथ हैदर अली साहब ने नंजराज से इस मुहिम में सपोर्ट के लिए भी पूछे थे। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि नंजराज इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो रिटायर हो चुके थे, लेकिन फिर भी उनके जानने वाले सल्तनत के अलग अलग हिस्सों में बड़े बड़े ओहदों पे थे। नंजराज ने अनछट्टी दुर्ग के किलेदार को एक ख़त लिखा कि हैदर अली के भाई और दोस्त सैयद मखदूम उनकी फ़ौज के साथ वहाँ आएंगे तो वो लोग उन्हें सपोर्ट कर दें। और वैसे ही जब हैदर अली साहब ने इस बात को मखदूम साहब तक पहुंचाया कि वो लोग अनछट्टी दुर्ग पहुंचे, तो मखदूम साहब अपनी फ़ौजों को लेकर अनछट्टी दुर्ग की तरफ निकल पड़े। दोस्तों, अनछट्टी दुर्ग देखनीकोटा से एक छोटा सा कस्बा या इलाका है जहां पर पहले के ज़माने में एक छोटा सा किला भी हुआ करता था। सैयद मखदूम साहब और उनकी फ़ौज लड़ते लड़ते बदहाल हालत में अनछट्टी दुर्ग के पास पहुंची और वहां के किलेदार ने उन लोगों को सहारा दिया। लेकिन इसी बीच मखदूम साहब ने कुछ ऐसा किया जो मराठा फ़ौजों ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, रात को मखदूम साहब अपने साथ कुछ जंगजू सिपाही और बहादुरों को लेकर पहाड़ के नीचे उतर गए और मराठा कैंप के ऊपर रात को हमला कर दिए और उस हमले में मराठा फ़ौजें ऐसे तितर बितर हुई कि उन लोगों को पीछे हटना ही पड़ा। इसी बीच नंजराज ने मराठा फ़ौज के सरदारों को भी एक ख़त लिख दिया था
कि खांडे राव दरअसल एक गद्दार है और हैदर अली ही सल्तनत मैसूर के रहबर हैं और खांडे राव ने तो बस लालच के चलते मराठाओं को उकसा दिया था हैदर अली के ख़िलाफ़। इसीलिए बेहतर होगा कि वो लोग कुछ चौथ या फिर पेशकश की रकम लेकर अपनी जगह वापस लौट जाएं। दोस्तों, किरमानी लिखते हैं कि बड़े ही गौर व फिक्र करने के बाद मराठा जनरल एसाजी ने हैदर अली साहब को एक पैगाम भिजवाया कि वो लोग वापस चले जाएंगे अगर उनको 12 महल का इलाका हैदर अली साहब दे देते हैं। यहाँ पर हैदर अली साहब ने एक ज़बरदस्त चाल चली और 12 महल कृष्णगिरी के फ़ौजदार असद ख़ान को एक ख़त लिखे। दोस्तों, ये वाक़या बेहद इंटरेस्टिंग है, अब मैं चाहूँगा आप लोग गौर से सुने। दरअसल हैदर अली साहब ने असद ख़ान जो 12 महल कृष्णगिरी के फ़ौजदार थे उनको एक ख़त लिखे कि ये पूरा इलाका जब मराठा फ़ौजें वहाँ आए तो उनके हवाले कर देना। इस तरह से लिखकर हैदर अली साहब ने अपनी मोहर लगाते हुए उस ख़त को लिफाफे में बिना डाले वैसे ही उस लेटर को मराठाओं को दे दिए और मराठाओं को ये कह दिया गया कि ये ख़त ले जाके असद ख़ान को दे दें, वो पूरा इलाका असद ख़ान आपके हवाले कर देंगे। जब मराठा फ़ौजें जोश के साथ खुशी मनाते हुए बेंगलोर के किले को छोड़कर कृष्णगिरी की तरफ आगे बढ़ी तो इसी मौके का फ़ायदा और इंतज़ार कर रहे थे हैदर अली साहब, क्योंकि हैदर अली साहब ने अपनी फ़ौज को बेंगलोर के किले के अंदर तैयार रखे हुए थे और जैसे ही मराठा यहाँ से हटे तो हैदर अली साहब सैयद मखदूम साहब से जुड़ने के लिए आनेकल की तरफ अपनी फ़ौज को लेकर निकल गए। और इसी बीच एक एक कर हैदर अली के सभी दोस्त और जाबाज इकट्ठा होने लगे थे, जिसको देखते हुए खांडे राव अपनी फ़ौज के साथ श्रीरंगपट्टनम भागने पर मजबूर हो गया। दोस्तों, इसी तरह हैदर अली अपनी पूरी फ़ौज को श्रीरंगपट्टनम की तरफ आगे बढ़ाने लगे और वहीं पर हैदर अली साहब को एक ख़त मिला। दोस्तों, इस ख़त के बारे में मीर हुसैन अली किरमानी ने अपनी किताब के पेज नंबर 90 में क्लियर डिटेल अंदाज में लिखा है। किरमानी लिखते हैं कि हैदर अली को मैसूर महाराज के दादी की तरफ से ये ख़त भेजा गया था, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि सल्तनत मैसूर के अंदर के मंत्रियों और दूसरे गद्दारों की वजह से सल्तनत मैसूर और मैसूर महाराज का पावर बहुत कम हो चुका है और यहाँ तक कि सल्तनत के अंदर के ही गद्दार बाहर के लोगों को निमंत्रण देकर बुलाते हैं और बाहर के लोग आकर यहाँ पर सल्तनत मैसूर को लूट कर इसको बर्बाद करने के ऊपर आमादा हैं। लिहाजा मैसूर महाराज के दादी ने ये तक लिखा था कि हैदर अली को वो लोग अपने बेटे की तरह मानते हैं, जिसके तहत हैदर अली साहब उनको इन मंत्रियों से और इस तरह की परेशानियों से छुटकारा दिलाएं और ख़ास करके खांडे राव जैसे लोगों से सल्तनत मैसूर की हिफाजत करें। दोस्तों, इस ख़त का जवाब देने के बाद हैदर अली फ़ौरन तेज़ी से श्रीरंगपट्टनम के करीब जाकर रुक गए, लेकिन वो हमला करने से थोड़ा झिझक रहे थे। शायद उनको उनके बच्चों की फ़िक्र सता रही थी, लेकिन फिर भी हैदर अली साहब हिम्मत, हौसला और अपने ईमान को मजबूत रखते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके पास एक और ख़बर आई। इस खबर में उन्हें बताया गया कि गाज़ी ख़ान यानी गाज़ी बाबा ने दोनों बच्चों को खांडे राव की जेल से निकाल लिए हैं और लाला मियाँ के घर में हिफाजत से छुपा रखे हैं। दोस्तों, जैसे ही इस खबर को सुन के हैदर अली साहब ने नारे तकबीर कहा तो दुश्मनों की फ़ौज में खलबली मच गई, क्योंकि किरमानी आगे लिखते हैं कि दुश्मनों की फ़ौज में हैदर अली साहब का खौफ ऐसा था कि एक रात एक टूटे हुए घोड़े की टांग की वजह से आपस में ही दुश्मन एक दूसरे को ही काटने लगे और अगले दिन हाहाकार मचा हुआ था दुश्मनों की यानी कि खांडे राव की फ़ौज में। दोस्तों, खांडे राव हैदर अली साहब से डायरेक्ट टकराने की हिम्मत नहीं रखता था, इसलिए वो अपने बचे हुए लोगों के साथ श्रीरंगपट्टनम किले के अंदर जाकर छुप गया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि श्रीरंगपट्टनम के किले को हैदर अली साहब के जांबाजों की फ़ौज ने चारों तरफ से घेर रखा था। दोस्तों, ये सब जब हो ही रहा था कि तभी खांडे राव के कुछ बेवकूफ़ सिपाहियों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन लोगों ने किले के अंदर से हैदर अली साहब के ऊपर तोपें चला दी। जवाबी कार्रवाई में जब हैदर अली साहब की फ़ौज ने भी जब श्रीरंगपट्टनम किले के ऊपर तोपें चलाई तो उसमें से एक तोप का गोला जाकर मैसूर महाराज के महल में लग गया, जिसकी वजह से महल के अंदर सभी घबरा गए। दोस्तों, यहाँ पर मैसूर के महाराज ने हैदर अली साहब के पास एक पैगाम भिजवाए कि आज तक सल्तनत मैसूर के किसी भी वफ़ादार ने इस तरह से मैसूर महाराज के महल के ऊपर तोप का गोला नहीं चलाए हैं, फिर हैदर अली साहब ने ऐसी गुस्ताखी क्यों की।
दोस्तों हैदर अली साहब ने जवाब देते हुए कहा कि उनका निशाना खांडे राव और उसके गद्दार सिपाही थे, लेकिन गलती से एक तोप का गोला मैसूर महाराज के महल में जाकर लगा था। दोस्तों ये कहते हुए हैदर अली साहब ने मैसूर के महाराज से एक और इल्तिजा करवाए कि अगर खांडे राव को मैसूर महाराज उनके हवाले कर देते हैं तो हैदर अली उनके जैसे पहले वफ़ादार थे आगे भी वफ़ादार रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर कुछ सोचने के बाद मैसूर के महाराज ने खांडे राव को गिरफ़्तार करवाकर हैदर अली साहब के हवाले करवा दिए और साथ ही साथ ये ताकीद भी दिए कि खांडे राव को मौत की सज़ा ना दी जाए। दोस्तों हैदर अली साहब ने मैसूर के महाराज की बात का मान रखते हुए खांडे राव को जंजीरों में कैद करके बेंगलोर के किले में कैद करवा दिए और ख़ुद अपने बच्चों और लाला मियाँ से मिलने के लिए उनके घर की तरफ तशरीफ़ ले गए। दोस्तों यहाँ पर हैदर अली साहब ने लाला मियाँ से उनके बेटी रुकैया बानो के बारे में भी सुने कि किस तरह से 2 छोटे बच्चों को नाव के अंदर रुकैया बानो ने खाना लेके गए थे। इस पूरे वाक़ये को सुनने के बाद हैदर अली बहुत ही खुश हुए और आपने लाला मियाँ को अपनी ही फ़ौज में एक कमांडर का पोस्ट दे दिए। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि हैदर अली साहब के जो बड़े भाई हैं शहबाज, उनके जमाई थे लाला मियाँ और लाला मियाँ की बेटी थे रुकैया बानो, जो बाद में चलकर हज़रत टीपू सुल्तान के ज़ौजा और सल्तनत मैसूर के मल्लिका बने। दोस्तों इस वक्त तक हर कोई समझ चुका था कि हैदर अली साहब ही अब सल्तनत मैसूर का फ्यूचर हैं, क्योंकि उनकी वफ़ादारी के बावजूद भी खांडे राव जैसे गद्दारों ने हैदर अली साहब को ख़त्म करने की कोशिश की और वो भी बाहरी ताकतों की मदद लेकर। अगर खुदा ना खास्ता हैदर अली साहब ख़त्म हो जाते तो बेवकूफ़ खांडे राव से हुकूमत मराठा छीन लेते और पूरी सल्तनत मैसूर को ग़ुलाम बना दिया जाता। दोस्तों बार बार नंजराज, देवराज और दूसरे मंत्रियों वगैरह से सल्तनत मैसूर बढ़ने के बजाय दिन ब दिन कमज़ोर हो चुकी थी और एक छोटी सी रियासत की तरह सिमट कर रह गई थी। यहाँ तक कि मैसूर के महाराज की भी हिफाजत ख़तरे में पड़ चुकी थी। इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हैदर अली साहब ने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए सर्वाधिकारी बन गए। दोस्तों हैदर अली साहब सर्वाधिकारी बने थे, यानी कि मैसूर के महाराज ही हुक्मरान होंगे, लेकिन पूरा पावर या पूरा अधिकार हैदर अली के पास होगा और हैदर अली साहब इस पूरी सल्तनत की देखरेख करेंगे। दोस्तों हैदर अली साहब ने सर्वाधिकारी बनते ही चारों तरफ फरमान जारी किए कि सल्तनत मैसूर में अब हर तरफ इंसाफ और अमन जारी होगा। इसी बीच हैदर अली साहब के पास उनका एक नौकर आकर कहने लगा कि उनसे मिलने बदरुज़्ज़मा ख़ान आए हैं और वो इल्तिजा कर रहे हैं कि हैदर अली साहब उनको अपनी फ़ौज में शामिल कर लें। दोस्तों इसी के साथ आज की दास्तान हैदर अली के एपिसोड 7 में बस इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।